नई बहू लाई दहेज में जादुई बच्चे। करिश्मा एक गरीब असहाय अनाथ लड़की थी जो अपना पेट पालने के लिए शामू नाम के आदमी के साथ काम करके उसके ठेले पर आए ग्राहकों को संभालती थी। पैसों के बदले में वो शामू से खाना लेकर घर की ओर बढ़ती है, जहां सुनसान रास्ते पर उसका प्रेमी पार्थ आकर कहता है, करिश्मा कैसी हो तुम? ठीक ही हूँ। वैसे हमारी शादी का क्या हुआ? बात की तुमने अपनी मम्मी से? करिश्मा माँ से बात तो की है, पर माँ हमारे रिश्ते के लिए मान नहीं रही है क्योंकि तुम गरीब हो, दहेज वगैरह की बात कर रही है। पर मैंने भी माँ से कह दिया है, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे ही करूंगा, वरना किसी से नहीं करूंगा। पार्थ, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि मुझसे प्यार मत करो, तुम्हारी माँ नहीं मानेंगी। मैं एक गरीब परिवार से हूँ। करिश्मा, माँ को जो चाहिए मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे तुमसे मतलब है। और तुम बहुत अच्छी हो और काफी हो, तुम मुझे अच्छे से घर संभाल लोगी, मैं जानता हूँ, परेशान मत हो। यह कहकर पार्थ वहां से चला जाता है और करिश्मा भी आगे चलने लगती है कि उसे 3 छोटे छोटे बच्चे रोते हुए वहां मिलते हैं। तभी करिश्मा कहती है, क्या हुआ? इतने प्यारे प्यारे बच्चों, तुम रो क्यों रहे हो? दीदी दीदी, मुझे और मेरे दोनों भाई बहनों को भी बहुत भूख लग रही है। हमने कल शाम से कुछ भी नहीं खाया है। मेरी छोटी बहन बहुत रो रही है, कुछ खाने को दो ना। भूख लगी है भैया, बताना है। हले हले हले, ये छोटी सी प्यारी सी लड़की तो बहुत क्यूट है और तुम दोनों बच्चे भी बहुत प्यारे हो। तुम्हें भूख लग रही है ना? ऐसा करो, ये खा लो, बहुत अच्छी आलू पूड़ी है इसमें। हाँ दीदी, ये तो हमें बहुत पसंद है। करिश्मा के कहते ही तीनों बच्चे खाना खाने लगते हैं। तभी करिश्मा पार्थ की बातों को सोचकर आंसू बहा रही होती है। ये देखकर चिंटू कहता है, अरे दीदी, आप रो क्यों रही हो? क्या हुआ है? कुछ नहीं बेटा चिंटू। अरे दीदी, थोड़ा सा तो बता दो, क्या हुआ है? वो मेरी शादी नहीं हो रही है क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ। आप फिक्र मत कीजिए, अब आपकी शादी जरूर होगी। पर कैसे? तभी चिंटू जादुई रोशनी के साथ ढेर सारे सोने के सिक्के देता है। फिर मिंटू जादू से हीरे की बरसात करता है। फिर किट्टू अपने जादू से ढेर सारा स्वादिष्ट खाना उसके सामने प्रकट करती है। ये देखकर करिश्मा हैरानी से कहती है, ये सब मैं क्या देख रही हूँ? तुम तीनों तो बहुत ही छोटे बच्चे हो और ये सब जादू कैसे कर रहे हो? सोना, हीरे, इतना सारा खाना। फिर तुमने मुझसे खाना क्यों मांगा? दरअसल हम यहाँ पर किसी नेकदिल जरूरतमंद की मदद करने के लिए आए थे, पर कैसे और किसकी करें ये समझ नहीं आया। इसलिए हमने सोचा जो हमें खाना खिलाएगा हम उसकी मदद करेंगे। इसलिए आप अपने ससुराल वालों को कह दीजिए कि अब आप गरीब नहीं हैं, उनको जो भी चाहिए अब हम 3 बच्चे उनकी मांग पूरी करेंगे। इससे आपकी शादी आसानी से हो जाएगी। क्या सच में? तुमने तो मेरी सारी परेशानियां ही खत्म कर दी। ठीक है, मैं भी पार्थ से बात करती हूँ। आप तीनों बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया। क्या तुमने जो ये सब खाना दिया है उसमें से थोड़ा मैं लेकर गरीब बच्चों को खिला सकती हूँ? बिल्कुल, ये सारा सोना और हीरा भी आपका ही है। आप इनका कुछ भी करिए, हम आपको और दे सकते हैं क्योंकि हम 3 जादुई बच्चे हैं। ये सुनकर करिश्मा जल्दी से सारे सोने और हीरे को अलग अलग पोटली में बांध लेती है और खाने को गरीब बच्चों और लोगों को खिला देती है। जिसके पश्चात वो तीनों जादुई बच्चे उसके साथ घर लौटते हैं और जादू से वो और उसकी माँ खाना खाते हैं। अगले दिन करिश्मा सज धज कर पार्थ और सुमन से अपने रिश्ते की बात करती है। साथ ही उन तीनों जादुई बच्चे के बारे में बताती है। लालच के मारे सुमन पार्थ और करिश्मा की शादी धूमधाम से करा देती है, जिसमें नई बहू दहेज में 3 जादुई बच्चों के साथ गृह प्रवेश करती है। देखो, मैंने तो तुम्हारी बात मानकर शादी करा दिया, अब तुम इन 3 बच्चों का जादू दिखाओ मुझे। माँ जी, मेरे जेवर देखिए, सोने और हीरे से जड़े हैं। चिंटू मिंटू की वजह से हुआ है और शादी में जो आपने खाना खाया था वो सारा खाना किट्टू की वजह से आया है। चिंटू, मिंटू, किट्टू, क्या एक बार तुम माँ जी के सामने अपनी जादू का प्रदर्शन कर सकते हो? हाँ दीदी, आंटी मैं आपको टेस्टी टेस्टी खाना खिलाती हूँ। तभी किट्टू के हाथ से एक तेज रोशनी में स्वादिष्ट से स्वादिष्ट पकवान उसके सामने हाजिर होते हैं। ये देखकर बुढ़िया के मुंह से पानी टपकने लगता है और वो लपक कर खाने लगती है। क्या खाना है, एकदम मजेदार। आहा। करिश्मा, आखिरकार तुम्हारा जादू माँ पर चल ही गया। ये सब मैंने नहीं, चिंटू मिंटू किट्टू ने किया है। शुक्रिया तुम तीनों बच्चों का। कोई बात नहीं दीदी। तभी खाना खाते खाते सुमन एक जोर का विस्फोटक पाद मारती है।
उसकी बदबू पूरे घर में फैल जाती है और महेश कहता है, अरे भगवान, जब तुम्हें हजम नहीं होता तो इतना सारा खाना लपड़ सपड़ कर खाने की क्या जरूरत है? इतना सारा खाना मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा, इसलिए टूट पड़ी, माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं बापूजी। हाय सासू माँ जी, आपने बहुत जोर का छोड़ा है। चिंटू मिंटू, क्या तुम इस बदबू को हटा सकते हो? हाँ बिल्कुल। तभी चिंटू अपने जादू से पूरे घर में खुशबूदार फूलों की बरसात कर देता है, जिससे पूरा घर महकने लगता है। अरे वाह, क्या खुशबू आ रही है, रईस के घर की तरह, जैसे किसी ने महंगे वाला परफ्यूम छिड़क दिया हो। वो तो है, अब मेरी बारी। ये कहकर चिंटू मिंटू अपने जादू से सोने के सिक्के और ढेर सारे हीरे की बरसात कर देते हैं। ये देखकर पूरा परिवार आश्चर्यचकित हो जाता है। अरे कमाल हो गया, इतने सारे चमचमाते हीरे तो मैंने कभी नहीं देखे। बहू, तुम इन बच्चों को दहेज में लाई हो अपने साथ, तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ये सब हमारे हैं ना? जी बापूजी। ठीक है, तुम दोनों सो जाओ, अब जाकर हम यहाँ हैं और तुम तीनों बच्चे उस वाले कमरे में रहने चले जाओ जो सामने है। ठीक है आंटी। ये सुनकर पार्थ और करिश्मा अपने कमरे में चले जाते हैं और चिंटू मिंटू किट्टू भी। वहीं लालची सुमन उन सोने के सिक्कों को बेड पर फैलाकर महारानी की तरह लेट जाती है और महेश उन हीरों को हाथ में लेकर घूमता रहता है और उस खाने को भी कमरे में रख देता है। वक्त गुजरता है, बड़े प्यार से सुमन करिश्मा के साथ पेश आती है। एक दिन सुमन मिंटू से कहती है, ए बच्चे, घर में कितनी सारी गंदगी हो रही है, जाले लगे हैं, सफेदी खराब है, कुछ भी नहीं चमक रहा। क्या तुम अपनी जादू से ये सब कर सकते हो? हाँ बिल्कुल, ये देखिए। मिंटू के एक चुटकी बजाते ही घर के जाले साफ हो जाते हैं, दीवार का पेंट बदल जाता है, पूरा घर चमकने लगता है। ये देखकर बड़ा सा मुंह खोलकर सुमन कहती है, तुम तो सच में कमाल हो, बड़ा अच्छा जादू आता है तुम तीनों बच्चे को। वो तो है। तभी घर के द्वार पर एक भिखारन खाना मांगती है, जिसे सुमन डांट कर भगा रही थी। चल चल जा यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से भिखारी आ जाते हैं। माँ जी, आप ये क्या कर रही हैं? किसी को खाना खिलाना बहुत पुण्य का काम होता है। मुझे ज्यादा मत सिखा, समझी? किट्टू मिंटू, अगर हम चले गए तो ये करिश्मा का जीना हराम कर देंगे। हमें इन्हें सबक सिखाना चाहिए। बिल्कुल, तुम सबक सिखाओ, मैं उन आंटी को खाना खिलाती हूँ। तभी वो बच्ची जादू से बहुत सारा खाना डाइनिंग टेबल पर सजा देती है और करिश्मा को इशारा कर देती है। फिर करिश्मा उसे अंदर लाकर खाने को कहती है। वहीं चिंटू मिंटू सुमन को हवा में बार बार पटकते हैं तो कभी पंखे पर लटका कर कहते हैं, आंटी जी, कभी भी एक गरीब का अपमान नहीं करना चाहिए। आपको वैसे ही अपमान आपने करिश्मा का किया था। अगर हमारे जाने के बाद आपने उसके साथ ऐसा किया तो हम यही सब करेंगे आपके साथ। बचाओ बचाओ मुझे, मेरा सर घूम रहा है। बच्चों, मुझे माफ कर दो, मैं अब किसी के साथ ऐसा नहीं करूंगी। शुक्रिया चिंटू मिंटू किट्टू, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। तुम मुझसे मिलने तो आओगे ना? हाँ बिल्कुल। इस तरह वो तीनों बच्चे करिश्मा को ढेर सारा सोना, हीरे और खाना देकर चले जाते हैं, जिसके बाद सुमन अपनी बहू का सम्मान करके उसके साथ खुशी खुशी रहती है। 3 काली बहू के जादुई जोड़े। तेजस्वीपुर के एक छोटे से गांव में रतनलाल अपनी 3 काली बेटियों के साथ रहता था। उनका रंग बहुत ज्यादा काला था, जिसके चलते उन तीनों का रिश्ता भी नहीं हो रहा था। कई सारे रिश्ते आते हैं, लेकिन उन तीनों के कालेपन की वजह से कोई उनसे रिश्ता नहीं करता। एक दिन एक पंडित रतनलाल के पास आता है और उससे कहता है, अरे भाई साहब, ऐसा रिश्ता लेकर आया हूँ कि आप सुनते ही पागल हो जाओगे। ऐसी क्या बात है जो मैं पागल हो जाऊंगा? अरे तुम्हारी तीनों बेटियों के लिए रिश्ता मिल गया है, तुम कहो तो रिश्ते की बात आगे बढ़ाऊं। अगर तुमने रिश्ता देखा है तो कोई अच्छा ही होगा पंडित जी, तुम फौरन मेरी उन लोगों से बात करवा दो। पंडित रतनलाल की बात उर्मिला और उसके तीनों बेटों से करवा देता है। जैसे ही रतनलाल अपने होने वाले तीनों दामादों को देखता है, वो बहुत खुश हो जाता है। उर्मिला रतनलाल से कहती है, भाई साहब देखिए, हमें आपकी लड़कियां बहुत पसंद हैं। मेरी तरफ से ये रिश्ता पक्का समझिए। अरे बहन जी, ये तो आपका बड़प्पन है, हमारी तरफ से भी रिश्ता पक्का समझिए। दोनों परिवार के बीच रिश्ता पक्का हो जाता है, लेकिन उर्मिला ये रिश्ता केवल दहेज के लालच में करती है, क्योंकि रतनलाल अपनी तीनों काली बेटियों को दहेज में खूब सारा पैसा और सोने के गहने देने वाला होता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ ही दिनों में दोनों परिवारों में शादियों के फंक्शन शुरू हो जाते हैं।
देखते ही देखते वो दिन भी आ जाता है जिस दिन रतनलाल अपनी तीनों बेटियों की शादी उर्मिला के बेटों से करने वाला होता है। अरे मेरी बेटियों, तुम मुझे जान से प्यारी हो। पता है, जब तुम्हारी माँ तुम तीनों से बहुत प्यार करती थी और वो तुम्हारी शादी अपनी आंखों के सामने देखना चाहती थी, लेकिन ऊपर वाले ने उसे अपने पास बुला लिया। जाने से पहले तुम्हारी माँ ने तुम तीनों बहनों के लिए ये साड़ियां खुद अपने हाथों से बनवाई थी और वो चाहती थी कि तुम तीनों बहनें अपनी शादी के जोड़े में अपनी माँ के हाथों की बनाई हुई ये साड़ियां पहनो। अगर ऐसी बात है तो पिताजी, मैं अपनी माँ की निशानी जरूर पहनूंगी। हाँ, हमसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी माँ। उनकी आखिरी इच्छा को पूरा करना हमारा कर्तव्य है। इस साड़ी को पहनने के बाद मुझे ऐसा महसूस होगा जैसे मैं अपनी माँ के आंचल में हूँ। मैं यह साड़ी जरूर पहनूंगी पिताजी। कुछ ही देर में रेखा, रूपा, ममता तीनों ही अपनी माँ की बनाई हुई साड़ियां पहनकर मंडप में आ जाती हैं, जिसके बाद पंडित मंत्र पढ़ना शुरू करता है और वो तीनों अपनी पतियों के साथ फेरे लेने लगती हैं। लेकिन तभी अचानक से रेखा की साड़ी के पल्लू से एक रोशनी निकलती है जिसमें कई सारे सोने के सिक्के निकलते हैं। वहीं दूसरी तरफ रूपा की साड़ी से कई सारी अलग अलग प्रकार की साड़ियां निकलने लगती हैं और ममता की साड़ी में से भी कई सारे अलग अलग प्रकार के पकवान निकलने लगते हैं। ये सब देखकर गांव के सभी लोग हैरान रह जाते हैं। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? आखिर ये चमत्कार कैसे हुआ? लगता है ये साक्षात देवियां हैं। अपनी साड़ियों से ये जादू देखकर वो तीनों भी हैरान रह जाती हैं और डरने लगती हैं। तभी उन साड़ियों के अंदर से एक आवाज आती है, हम कोई मामूली साड़ियां नहीं है, हम जादुई साड़ियां हैं। तुम्हारी माँ ने इन साड़ियों को तुम्हारे लिए बनाया था, लेकिन जिस रेशमी धागे से उन्होंने साड़ी के ऊपर कढ़ाई की थी वह जादुई धागा था, जिसके चलते यह साड़ियां भी जादुई साड़ियां बन गई हैं। जो भी हमारा इस्तेमाल करता है हम उसकी मदद करते हैं। आज के बाद तुम जब भी हमसे कुछ मांगोगी तो हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। ये सुनकर वो तीनों बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं, जिसके बाद उर्मिला अपनी तीनों बहुओं को अपने साथ अपने घर ले आती है। अरे बहू, तुम तीनों की यह जादुई साड़ियां बहुत ज्यादा कीमती हैं। एक काम करो, इसे उतार कर मुझे दे दो, मैं इन्हें अच्छे से संभाल कर रख दूंगी। नहीं माँ जी, ये हमारी माँ की आखिरी निशानी है, मैं इसे आपको नहीं दे सकती। हमारी माँ ने बहुत ही प्यार से इन साड़ियों को हमारे लिए बनाया था। अगर हम इन्हें आपको दे देंगे तो हमारी स्वर्गीय माँ को बहुत बुरा लगेगा। अपनी तीनों बहुओं की ये बात सुनकर उर्मिला अपना मुंह चढ़ा लेती है, जिसके बाद उसके तीनों बेटे अपनी अपनी पत्नियों को अपने कमरे में ले जाते हैं। लेकिन उर्मिला के मन में साड़ियों को लेकर लालच आ जाता है। उर्मिला अपने कमरे में जाती है और अपने आप से कहती है, अगर एक बार मुझे इन तीनों की यह जादुई साड़ियां मिल जाएं, तो मेरे जितना अमीर इस दुनिया में और कोई नहीं होगा। उर्मिला रोजाना किसी तरह रूपा, रेखा और ममता से उनकी साड़ी मांगने की कोशिश करती है, लेकिन वो तीनों उर्मिला को साड़ियां छूने भी नहीं देती, जिसके चलते अब उर्मिला अपनी तीनों बहुओं के ऊपर अत्याचार करने लगती है। ये सब क्या है? इतनी गंदगी! अरे इतनी गंदगी तो मेरे घर में पहले कभी नहीं थी। जब से तुम तीनों आई हो घर में सफाई ही नहीं रहती। अरे माँ जी, अभी सुबह ही मैंने पूरे घर में डस्टिंग की है। कोई नहीं बहन, हम दोबारा से डस्टिंग कर लेते हैं। ये मेरा घर है, तुम्हारे बाप की धर्मशाला नहीं। यहाँ जो होगा वो सब मेरी मर्जी से होगा। कान खोल कर सुन लो, मुझे घर में थोड़ी भी गंदगी पसंद नहीं। अगर दोबारा गंदगी नजर आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उर्मिला ऐसा कहकर चली जाती है, जिसके बाद बेचारी रेखा और रूपा दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए ममता के पास जाती है। आखिर माँ जी को ऐसा क्या हुआ है जो वह हमारे साथ ऐसा बर्ताव कर रही हैं? लगता है उम्र की वजह से माँ जी की बुद्धि भ्रष्ट होती जा रही है। और ये बस करो, नहीं तो माँ जी आ जाएंगे और फिर से डांटेंगी। उर्मिला के आने के खौफ से वो तीनों झटपट सारे काम कर लेती हैं, जिसके बाद उर्मिला को फिर भी चैन नहीं मिलता और वो बिना वजह ही अपनी तीनों बहुओं को उल्टा सीधा सुनाने लगती है। अरे जब से इस घर में आई हो तुम तीनों, तब से हमारे घर का बेड़ा गर्क हो गया है।
मैं तो कहती हूँ यहाँ से निकल जाओ और दोबारा लौट कर कभी मत आना। एक तो इतनी काली हो, ऊपर से मेरे इतने सुंदर बेटों से मैंने तुम्हारी शादी करवा दी, उसके बाद भी मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। आखिर आप हमसे चाहती क्या हो? हम ऐसा कुछ नहीं करते जिससे आपको गुस्सा आए, फिर भी आप हमेशा जलीकटी सुनाती हो हमें। ओहो, भला हिम्मत तो देखो तुम्हारी कितनी हो गई है। इससे पहले तुम तीनों मेरे सिर पर तांडव करो, अभी के अभी मेरे घर से बाहर निकलो। उर्मिला अपनी तीनों बहुओं को धक्के मार कर घर से बाहर निकाल देती है, जिसके बाद उसकी तीनों बहू रोते हुए सड़क के किनारे पर चलने लगती हैं। माँ जी ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? आखिर हमारी गलती क्या थी? अब तो हमारे पास हमारी शादी के जोड़े के अलावा और कुछ भी नहीं है। ये जादुई जोड़े आज हमारे बुरे वक्त में हमारा साथ दे सकते हैं। चलो इन्हें पहनते हैं। एक एक करके वो तीनों अपनी जादुई साड़ियां पहन लेती है, जिसके बाद रेखा की साड़ी के पल्लू से सोने के सिक्के निकलने लगते हैं, तो दूसरी तरफ रूपा की साड़ी के अंदर से कई सारी अलग अलग डिजाइन की साड़ियां निकलने लगती हैं। वहीं तीसरी तरफ ममता की साड़ी के पल्लू से खूब सारा खाना निकलने लगता है। वो तीनों सोना ले जाकर सुनार को दे देती हैं और उसके बदले सुनार से पैसे ले लेती हैं, जिसके बाद वो तीनों अपने लिए घर खरीदती हैं और उसमें रहने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ वो तीनों इतना सारा खाना गरीबों में बांट देती हैं और अपनी खुद की एक साड़ियों की दुकान खोलती हैं। हमारे कालेपन की वजह से हमारी सास ने हमारे ऊपर अत्याचार किए और हमें घर से निकाल दिया, लेकिन हमारी माँ की जादुई साड़ियों ने हमारी जिंदगी की सभी परेशानियां दूर कर दी। अब हमें किसी की कोई जरूरत नहीं है, हम अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी सकते हैं और आज के बाद हम अपनी जादुई साड़ियों की मदद से गरीब बेसहारा लोगों की मदद करेंगे। उस दिन के बाद से वो तीनों बहनें एक साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं और अपनी जादुई साड़ियों की मदद से गांव के कई गरीब लोगों की मदद करती हैं। ठंड में भुट्टा बेचने वाले सास ससुर। मुबारकबाद नाम का एक शहर था जहां गांव की बस्तियां भी बसी हुई थी। वहीं रुपेश नाम का एक गरीब किसान था जिसके भुट्टे के खेत थे। उसके घर में उसकी पत्नी सरिता और 7 महीने की गर्भवती बहू सोनम थी, जिसके 4 महीने पहले ही पति का स्वर्गवास हो गया था। ऐसे में घर में एक अजीब सा वातावरण फैल जाता है, क्योंकि सोनम एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। वहीं उसके साथ उसका पति नहीं था। घर में खर्चे चलाने के लिए आमदनी खत्म हो चुकी थी और 1 महीने से रुपेश के खेत के भुट्टे बिके नहीं थे। सब आंगन में बैठे चाय पी रहे थे कि रुपेश कहता है, अब क्या होगा, जेब में महीनों से एक भी पैसा नहीं आया और हमारे पुराने ग्राहक जो मक्का का आटा बनाने के लिए हमसे भुट्टे ले जाते थे, उन्होंने भी लेना बंद कर दिया। ऐसे में हमारे अनाज खराब हो रहा है और घर में पैसे नहीं है। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। इसी सोच में मैं डूबी जा रही हूँ जी कि अब क्या होगा। हमारे घर का चिराग भी आने वाला है और कोई इंतजाम नहीं है। बहू के लिए पौष्टिक आहार भी नहीं बन पा रहा। माँ जी, आप इतना मत सोचिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बहू, तुझे नहीं चाहिए लेकिन तेरे होने वाले बच्चे को तो चाहिए, और इस समय तुझे और बच्चे को ताकत की चीज खानी चाहिए जो कि हम तुझे दे नहीं पा रहे हैं। काश हम कुछ और काम करके पैसे ले पाते तो घर की सारी दिक्कतें खत्म हो जाती। पापा जी, मेरे पास एक तरकीब है, क्यों ना हम भुट्टो को भूनकर बेचना शुरू कर दें। इससे कुछ भुट्टो की बिक्री तो होगी, क्योंकि इतने सारे भुट्टे काम में नहीं आए तो वो खराब हो जाएंगे। बेहतर होगा हम इन्हें नींबू नमक लगाकर बेचना शुरू कर दें, और ठंड में हर कोई भुट्टो का मजा लेना चाहता है। अरे हाँ बहू, ये तो तूने बहुत अच्छा सुझाया। कुछ नहीं तो 150-200 का खर्चा तो आएगा। हम दोनों भुट्टो को मिलकर बेचेंगे, क्यों जी? अरे नहीं नहीं माँ जी, आप परेशान मत होइए, मैं भुट्टे बेच सकती हूँ, मैं ही जाऊंगी बेचने। नहीं बहू, ऐसी अवस्था में हम तुम्हें बाहर भुट्टे बेचने के लिए नहीं बेच सकते। न तुम आराम कर पाओगी, न बच्चे को आराम होगा। तुम घर पर रहना। अपने सास ससुर को इतना भी बुरा मत समझो कि वो कुछ कर ना पाए। हमसे भी ज्यादा बूढ़े लोग बाहर काम करते हैं। हाँ बहू, तेरे ससुर जी बिल्कुल ठीक कहते हैं, हम बेच लेंगे, तू टेंशन मत ले। जी माँ जी। इस तरह सब अपना काम करते हैं। अगले दिन सास ससुर खेत में भुट्टे तोड़कर 3 बजे जाकर ही मंडी में भुट्टे बेचना शुरू कर देते हैं। सरिता कोयले की आंच बढ़ाने के लिए छोटे से पंखे से हवा कर रही थी और ससुर आवाज लगाता है, आइए आइए, गर्मा गर्म भुट्टे लीजिए, काले नमक से तैयार, सारा नींबू लगाकर खाइए चटपटा भुट्टा।
आइए आइए, मोटा ले लीजिए, सिर्फ 10 रुपए का एक भुट्टा, 10 रुपए का एक मसाला भुट्टा। आहा, भुट्टे का नाम सुनकर ही खाने का मन कर गया। सुनिए, जरा मुझे एक नींबू मारकर भुट्टा तो दे दीजिए। लो बेटा खा लो। सुनिए, जरा मुझे भी भुट्टा दे दीजिए। लो बेटा खा लो, ठंड में भुट्टे खाने का मजा ही कुछ और है। ऐसा करिए, 4 भुट्टे पैक कर दीजिए। अभी करते हैं बेटा। जिस तरह सर्दी बढ़ती है उसी तरह दोनों के पास धीरे धीरे लोग भुट्टे खरीदने आते हैं। इससे पहले दिन ही उनके सारे भुट्टे खत्म हो जाते हैं। घर जाकर जब वो पैसे गिनते हैं तो कहते हैं, अरे वाह, गजब हो गया। बहू सरिता, तुम दोनों जानते हो हमारी कितनी बिक्री हुई है भुट्टे से? पूरे 3000 की। इससे तो हम अपने घर का सारा राशन ले आएंगे और बहू को भी कुछ न कुछ पौष्टिक आहार बनाकर खिलवा देंगे। बहू, तुम्हारा आइडिया तो काम कर गया। अब तो कल से हम दोनों को ज्यादा भुट्टे ले जाने होंगे बेचने के लिए। हाँ बिल्कुल। चलो अच्छा है माँ जी, पहले दिन ही हमें लोगों का अच्छा रिस्पांस मिला, अगले दिन और भी अच्छा जाएगा। हाँ बहू। उस दिन सास पौष्टिक आहार बनाकर अपनी बहू को खिलाती है। अगले दिन दोनों सास ससुर मेहनत से भुट्टे भून कर बेचते हैं। देखते ही देखते उनके भुट्टे बेचने का व्यापार चल जाता है। रोज के ग्राहक उनसे सुबह शाम भुट्टे लिया करते थे। धीरे धीरे उनके घर की आर्थिक स्थिति बेहतर हो गई। साथ ही 9 महीने पूरे हो जाने पर सोनम का बेटा जन्म लेता है। समय बीतता है। 3 महीने के बेटे को लेकर दोनों सास बहू भुट्टा बेच रही थी, क्योंकि रुपेश की तबीयत खराब थी, आराम कर रहा था वो। आइए आइए, भुट्टा लीजिए, गर्मा गर्म, सर्दी के महीनों में खाइए मसाले वाला भुट्टा, चटपटा नींबू वाला भुट्टा। सुनिए, मुझे 3 भुट्टे भून कर दे दीजिए। अरे, आप पर चीज कॉर्न है क्या? अरे वो क्या होता है बेटा? अरे आंटी, उसमें भुट्टे के दाने और चीज होती है, मसाले होते हैं, वो खाने में बहुत अच्छा लगता है। अच्छा बेटा। माँ जी, मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम भुट्टे से बनी और भी चीजें बनाकर बेचें। हाँ बहू, ये तूने अच्छा बताया, पर अब ये सब तो हमें बनाना आता ही नहीं। माँ जी, ये सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। और अब तो चिंटू आ गया है तो इसे पापा जी संभाल लेंगे, जब तक मैं ये सारी चीजें बनाकर तैयार कर दूंगी। हाँ बहू, लेकिन तू अभी भी नहीं बेच सकती है। चिंटू अभी छोटा है तो घर पर ही रहेगी। बस तू घर पर रहकर सामान तैयार कर दिया कर, हम दोनों इसे बेच देंगे। ठीक है माँ जी। तभी चिंटू रोने लगता है। बहू, ये रो रहा है, घर चलते हैं, वैसे भी सारे भुट्टे बिक चुके हैं। ठीक है माँ जी। अरे बेटा चुप हो जा, रोती नहीं, चल रहे हैं अभी घर पर। ले 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 ले। दोनों सास बहू घर आ जाते हैं। सरिता अपने पति के पास बैठकर उसे चाय पानी दवाई पूछती है। वहीं लेटे लेटे चिंटू खिलौने से खेल रहा था। अगले दिन सोनम YouTube से अलग अलग तरह के भुट्टों से बनी रेसिपी बनाना सीख जाती है और बनाकर तैयार कर देती है और कहती है, माँ जी, पापा जी, आप मुझे तो अपने साथ ले जाने से रहे, इसलिए मैं बता देती हूँ। ये भुट्टे के दाने से बना चीज कॉर्न है, इसे आप अब 40 रुपए का बेचना। और ये कुल्हड़ मसाला कॉर्न है, ये 20 रुपए का एक कुल्हड़ कप है। और ये भुट्टे का चाट है, सादा सिर्फ 10 रुपए का। और उबले भुट्टे की छल्ली बनाना तो आपको आता ही है। ठीक है बहू, हम समझ गए। मेरी और तबीयत बिल्कुल ठीक है, तू मेरी फिक्र मत करियो, ना अपनी माँ जी की। हाँ माँ जी। ऐसा कहकर वो एक रेडी पर भुट्टा भूनकर और उबला हुआ भुट्टा बेचते हैं। दूसरी रेडी पर सरिता भुट्टों के दाने से बनी अलग अलग प्रकार की चीजें बेचती है। आइए आइए, सर्दी के मौसम में अब हमारे पास आप भुट्टे के चटपटे चाट को भी जग सकते हैं और कुल्हड़ वाला चीज कॉर्न चाट भी। आइए आइए, जल्दी आ जाइए। भुट्टे लीजिए, भुट्टे गर्मा गर्म, नींबू नमक लगाकर भुना हुआ भुट्टा लीजिए और छल्ली वाला भुट्टा भी लीजिए। अरे अंकल, मुझे दोनों तरह के भुट्टे दे दीजिए। ये लो बेटा। अरे वाह आंटी, अब तो कुल्हड़ वाला चीज कॉर्न भी बेचने लग गई। ऐसा कीजिए, मुझे ये तीनों पैक कर दीजिए। कितने हुए आंटी टोटल? ये लो बेटा, तीनों पैक कर दिए। राम चले जाना, गर्म है। 70 रुपए हो गए टोटल। ये लीजिए आंटी पैसे। हाँ हाँ आंटी, ये तो आपने बहुत अच्छे बनाए, मेरे फेवरेट हैं। अब तो मैं आपसे रोज आकर लूंगी। हाँ हाँ बेटा, जरूर। सर्दी में भुट्टे के दानों से बनी चीजें खाने का मजा ही कुछ और है। जी आंटी। इस तरह उनके बनाए भुट्टों की नई रेसिपी लोगों के जुबान पर चढ़ने लगती है। देखते ही देखते वो भुट्टे बेचने के लिए मशहूर हो जाते हैं। कुछ सालों में वो अपनी एक बड़ी दुकान खोल लेते हैं, जिस पर वो भुट्टे से बनी हर प्रकार की चीज बनाते हैं। पैसे आने से वो अपने लिए एक नया घर बनवा लेते हैं।
साथ ही चिंटू छोटी सी साइकिल भी चलाया करता था। ऐसे ही एक दिन दुकान पर काले कोट में एक आदमी आकर कहता है, जी नमस्कार, मैं ताज होटल का मालिक हूँ। मैंने आपके हाथ के बने चीज कॉर्न, चाट कुल्हड़ कॉर्न सब ट्राई किया है, जो मुझे बहुत पसंद आया। ये मैं अपने होटल के मेन्यू में भी रखना चाहता हूँ। साथ ही आपको पार्टी इसके लिए ऑफर करना चाहता हूँ। छोटी मोटी पार्टी में सब आपसे ही उठाया करूंगा मैं। क्या आपको ये मंजूर है? बहू बताओ बेटा, क्या ये ठीक रहेगा? पापा जी, बहुत अच्छा मौका है, हमें हाँ कर देनी चाहिए। ठीक है सर, तो हमें आपकी ये बात मंजूर है। हम आपके होटल में हम अपनी कॉर्न रेसिपी बनाएंगे। ठीक है, तो कल से आप वहां पर भी ये रेसिपी बनाना। ऐसा कहकर वो चला जाता है। दूसरे के होटल में ये बनाने से उनकी बनाई चीजों को लोग ज्यादा पसंद करते थे और उसके प्राइस भी उन्हें काफी अच्छे मिलते थे। कुछ समय में उन्होंने अपना एक दूसरा रेस्टोरेंट खोल लिया, जहां पर अनेक कारीगर भुट्टे के बने दानों से बनी रेसिपी बनाते थे और सोनम उस रेस्टोरेंट को हैंडल करती थी।